हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताया कि जो आपके सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर एनसीएफ 2022 से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि ये सभी बच्चों की तरफ से मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ बच्चों की तरफ से देखने को मिला। तो मैंने सोचा जब मैंने पूरी तैयारी आप लोगों की करा दी है तो क्यों ना इस टॉपिक को भी मैं करा दूं। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं वो आपको एनसीएफ 2022 का टॉपिक कराने वाला हूं। और जो कोई भी आपका एग्जाम रहेगा या टीचिंग का एग्जाम रहेगा तो एनसीएफ 2022 का टॉपिक ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में बल्कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है एनसीएफ 2022 का टॉपिक। एक बात आपको बता दूं, जो आपके सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं तो सीटेट के एग्जाम में आपको दो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही है। एक टॉपिक है आपका एनसीएफ 2005 और दूसरा टॉपिक है आपका एनईपी 2020। ये दो टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि एनसीएफ 2022 से भी क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो वो भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको करा देता हूं। बट इन दो टॉपिक को आप लोग करके जरूर चले जाना, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 को। इन दोनों ही टॉपिक को मैं अपने YouTube चैनल पर करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर उनको देख लेना, YouTube पर सर्च मार लेना, मेरा नाम लिख देना साथ में, और इन्हीं टॉपिक के साथ में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यहां पर आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन बच्चों का बाकी के शिफ्ट में जो पेपर सीटेट का बचता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको एनसीएफ 2022 के बारे में एक एक करके सभी जानकारी आपको बता देता हूं। देखिए, एक चीज आपको बता दूं, 360 पेज का पूरा आपका ड्राफ्ट है। पूरा ड्राफ्ट, पूरा पेज आपका जो दिया हुआ है 360 का इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको यार पढ़ने बैठ जाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया, 1-2 नंबर का पूछा जाएगा, और उसके लिए मैं नहीं चाहता आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो। आज की वीडियो आप लोग देख लो, मोटी मोटी जितनी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सब आज की वीडियो के अंदर से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उस पूरे 360 पेज को पढ़कर आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना, आज की वीडियो को देख लेना आप लोग। ठीक है, और एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 को जरूर पढ़ के जाना, ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। एक संपूर्ण पेडागोजी वाली मैराथन मैंने डाली हुई है, उसको देख लेना। और बाकी जितनी मैराथन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है सभी सब्जेक्ट की, उनको जरूर देख लेना। वहां से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैराथन पढ़नी है, मेरे वाले नोट्स पढ़ने हैं, उसके अलावा और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। और सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास ना हो, मुझे आके पकड़ लेना फिर। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा फिर। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आपके एनसीएफ 2022 के बारे में। देखिए, जो आपका एनसीएफ 2022 आया है तो एनसीएफ 2022 आपका अभी लॉन्च हुआ। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा। तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा। तो एनसीएफ 2022 हमारा 5वां एनसीएफ है। एक तरीके से बीच में एक और एनसीएफ आया था बट वो टीचर सेंटर था। तो एनसीएफ सबसे पहला 75 के अंदर आया, फिर उसके अलावा 88 में आया, फिर 2000 में आया, फिर 2005 में आया, और अब आपका 2022 के अंदर देखने को मिला एनसीएफ 2022। तो 2005 वाला सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से आने आ भी रहे हैं। शुरुआत की जो शिफ्ट देखने को मिली सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां देखने को मिले, और एनसीएफ 2022 वाला आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट एनसीएफ 2022 वाला लेटेस्ट वाला है। ठीक, तो देखिए, जो ये वाला लॉन्च हुआ है एनसीएफ 2022 वाला, इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी एनईपी 2020 के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीएफ 2022 वाला जो डॉक्यूमेंट आया है ना, ये आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। किसके लिए? फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। तो इसके लिए थोड़ा सा एनईपी 2020 की मोटी मोटी जानकारी पढ़ लीजिए ताकि आपको एनसीएफ 2022 सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी एनईपी 2020 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। एनईपी 2020 आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ताजा हो जाएगा। देखिए, एनईपी 2020 को आने के बाद से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, पहली कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी? हमारी 10+2 की एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन अब कौन सी हो गई है? अब हमारी हो गई है 5+3+3+4 का हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 28 तारीख वाले पेपर में भी आ गया था। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम अब कैसा हो गया? 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम हो गया है। यानी 12 साल बच्चा अब आपके एजुकेशन में नहीं देगा, 15 साल एजुकेशन के अंदर देगा। यानी 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। और ये 3 साल एक्स्ट्रा कब बढ़ गए? 12 साल के बाद नहीं बढ़ गए, शुरू के 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये जो शुरू के 3 साल बढ़े, ये शुरू के 3 साल बढ़े जिसको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से भी जाना जाता है।
जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये वाली एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा था, तभी आपके केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के अंदर बाल वाटिका को भी लॉन्च करा था। ठीक है, वो आपका सीटेट से अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक, हम एनसीएफ 2022 के ऊपर केंद्रित करेंगे जितनी भी आज की वीडियो के अंदर चीजें है। ठीक है, तो ये वाली आपकी शिक्षण व्यवस्था है, इसको ध्यान रख लेना। पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था, जो पिछले साल हुए थे, और 28 तारीख को भी आया था। ठीक, तो 5+3+3+4 का एक कंसेप्ट है। तो शुरुआत के जो 5 साल है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं एनसीएफ 2022 के ऊपर चलूंगा। तो शुरुआत के जो 5 साल है, इसको मैं लिख देता हूं 5+3+3+4 का, ये आपकी एजुकेशन सिस्टम है। तो शुरू के जो 5 साल दिए हुए, उस 5 साल में ये 3 साल तो दिए हुए आंगनवाड़ी के नाम से बोल दो इसको, या बालवाटिका बोल दो, या प्रीवाटिका बोल दो। ठीक है, तो इस प्री स्कूल बोल दो, तो कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हो, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो बाकी के जो 2 साल है, बाकी के 2 साल में बच्चा बिताएगा अपने 1 और 2 साल बिताएगा। आपके एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन ये भी देखने को मिल गया था कि जो शुरुआत वाली जो स्टेज होती है, प्राइमरी क्लास कब से होती है? प्राइमरी क्लास होती है 1st to 5th तक की प्राइमरी क्लास होती है। तो प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा कौन सी स्टेज के अंदर रहेगा? तो प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा रहता है 1ली से 5वीं तक रहता है। तो यहां पर बच्चा हो गया 1st क्लास से लेके 2nd क्लास तक, यहां पर बच्चा हो गया 3rd, 4th, 5th क्लास तक। तो जो शुरुआत की 2 स्टेज है, पहली स्टेज हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज, और दूसरी हो गई स्टेज आपकी प्रीपेटरी स्टेज होगी। तो अगर क्वेश्चन आपको खाली ये पूछ ले कि प्राइमरी क्लास के लिए कौन सी 2 स्टेज होती है, तो फाउंडेशनल स्टेज और आपकी प्रीपेटरी स्टेज आपकी मानी जाएगी। और उसके अलावा बाकी की जो स्टेज हो जाएगी, मिडिल स्टेज हो जाएगी आपकी 6th, 7th, 8th के लिए हो जाएगी, और सेकेंडरी हो जाएगी जब बच्चा 9th, 10th और 11th के लिए रहेगा। लेकिन जो आपका एनसीएफ 2022 आया है, एनसीएफ 2022 सिर्फ आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। कौन सी? सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है, यानी कि जो आपके शुरुआत की ये आपके 5 साल जो बच्चा स्कूल के अंदर रहेगा, सिर्फ इसके लिए आपका एनसीएफ 2022 आया है। बाकी की 3 के लिए आपका ये एनसीएफ 2022 नहीं आया है। तो हमें सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन देनी है, बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, बच्चों का करिकुलम किस प्रकार से सेट करना है, एक टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो जितनी भी बातें आज की वीडियो के अंदर होने वाली है, वो सब पढ़ेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, वो सभी चीजें हम फाउंडेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको एनईपी 2020 की बताई, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका एनसीएफ 2022 सेट आपका हुआ है। ठीक है, ये आपका निर्धारित हुआ है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक, आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, इसलिए मैंने आपको एनईपी 2020 की थोड़ी सी डिटेल बताई। अब मैं आपको एनसीएफ 2022 के बारे में बताऊंगा। यहां तक आप लोग समझ गए? चलिए, ये चीज हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज हो गई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके, तो सारी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका एनसीएफ 2022 है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। एनसीएफ को 4 भागों में बांटा है, और 4 भाग कौन कौन से, 4 पार्ट कौन कौन से, एक एक करके नजर डाल लेते हैं 4 भागों के अंदर। ठीक है, एफएलएन के ऊपर आऊंगा भाई, एफएलएन भी आएगा आपका, एफएलएन के ऊपर आऊंगा एक एक करके। ठीक है जी, अब वीडियो को शेयर कर दो आप लोग। आज बच्चे उतने नहीं है जितने होने चाहिए, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज एकदम क्लास डल गई, वरना सारी मैराथन तो मैं करा ही चुका हूं। देखिए, जो 4 भाग है, 4 पार्ट है, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। जो 4 एनसीएफ देखने को मिलेंगे, पहला एनसीएफ देखने को मिलेगा आपका ईसीसी के ऊपर। ठीक है, ईसीसी के ऊपर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, यानी जो बच्चे के शुरुआती जो साल है, उसमें बच्चों को कैसे केयर करी जाए उसकी, और कैसे उसको एजुकेशन दी जाए। तो उसका जो एक ड्राफ्ट बनेगा, वो पूरा नेशनल लेवल के ऊपर बनेगा। कैसा? एक नेशनल लेवल के ऊपर बनेगा, जहां पर सभी बच्चों का एक जैसा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, एक जैसा उनका करिकुलम सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शुरुआती साल के ऊपर, शुरुआती वर्षों के ऊपर जो अर्ली चाइल्डहुड पर बनेगा, उनकी केयर से संबंधित, उनकी एजुकेशन से संबंधित जो एनसीएफ बनेगा, वो सभी बच्चों का एक समान बनेगा। एक आपका पहला एनसीएफ हो गया। दूसरा एनसीएफ बनेगा आपका स्कूल लेवल पर बनेगा। स्कूल लेवल पर बनेगा एनसीएफ आपका बनेगा एक वन नेशन और वन एनसीएफ के नाम से बनेगा। अब जैसे कुछ बच्चे दिल्ली के, कुछ यूपी के, कुछ हरियाणा के, कुछ बिहार के, अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, तो हर स्टेट का करिकुलम भी अलग अलग होता है, तो हर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, हर पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक करिकुलम होगा और एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा। तो वन नेशन और वन करिकुलम अब आपको देखने को मिलेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, जो एनसीएफ होगा वो हर स्कूल का, हर एजुकेशन सिस्टम का एक एनसीएफ देखने को मिलेगा। तो दूसरा एनसीएफ होगा आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए देखने को मिलेगा। तीसरा एनसीएफ आपको देखने को मिलेगा टीचर के लिए, यानी आप लोगों के लिए, भावी शिक्षकों के लिए। यार आप लोग तो इससे आगे निकल गए, ठीक है, जो आने वाले टीचर है, जो टीचर लोग अपना कोर्स करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करता है, कोई बीएड करता है, डीएलएड करता है, XYZ कोई भी कोर्स करता है, तो वो जो भी अपना कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए एक जैसा एनसीएफ बनेगा। सभी को एक जैसा कोर्स कराया जाएगा, एक जैसा पेरीमीटर उनके लिए बनाया जाएगा, जिसको पार करके वो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करके उनके लिए जॉब निकलेगी, और जिसको क्वालिफाई करके वो लोग अपना टीचर बनेंगे। अब अलग अलग पैमाना उन लोगों के लिए नहीं बनेगा, ठीक है, ये उनके लिए एक जैसा एनसीएफ बनाया जाएगा। एक एनसीएफ बनेगा अडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये प्रौढ़ है भाई, ये प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ है ये, यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए। जो बच्चे कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं, जो लोग कॉलेज लेवल पर पढ़ते हैं, उनके लिए, सभी के लिए एक जैसा एनसीएफ बनेगा। तो 4 एनसीएफ अब आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका ईसीसी लेवल पर देखने को मिलेगा, एक स्कूल लेवल पर देखने को मिलेगा, एक आपका टीचर एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, एक आपका अडल्ट एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। 4 एनसीएफ देखने को मिलेंगे, और ये इसको एनसीएफ 2022 को 4 लेवल पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहां तक आप लोग समझे? आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं एनसीएफ 2022 के बारे में, जो फाउंडेशनल स्टेज पर आपको दिया हुआ है। जो फाउंडेशनल स्टेज पर आपको एनसीएफ दिया हुआ है, इसमें कह दिया कि जो बच्चों को अब औपचारिक शिक्षा मिलती है। देखिए, अब बच्चा पहले स्कूल के अंदर कब जाता था? पहले 5 साल में जाता था, बट आपकी स्कूल जाने की 6 साल हो गई, यानी 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर स्कूल में जाता है, यानी लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चा अपना स्कूल में जाना शुरू करता है, इसलिए उसको स्कूल एज भी कहा जाता है। तो ये सब बातें मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। लेकिन बच्चा अब तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, तो औपचारिक विद्यालय शिक्षा शुरू कर देता है। किसके अंदर? आपका फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बच्चा स्टार्ट कर देता है एजुकेशन लेना शुरू। तो आपकी औपचारिक विद्यालय शिक्षा इसी के अंदर लेना शुरू कर देगा, यानी 3 वर्ष की आयु में ही बच्चा एजुकेशन लेना शुरू कर देता है। कैसी? अनौपचारिक नहीं, औपचारिक शिक्षा लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट इसके अंदर हो गया। दूसरी बात, इसमें जो बच्चों को शिक्षा मिलती है वो कैसी मिलती है? फ्री मिलती है। कैसी मिलती है? फ्री मिलती है, पहुंचने योग्य मिलती है, एक्सेसिबल मिलती है। आप लोग अपने चारों तरफ देख लो, आंगनवाड़ी सेंटर खुले आपको मिल जाएंगे। अभी देखो, केंद्रीय विद्यालय के अंदर बाल वाटिका आपको देखने को मिल गई, और धीरे धीरे करके और बहुत सारे स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहुंच धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, बाल वाटिका के नाम से, या आंगनवाड़ी सेंटर जो धीरे धीरे खुलती जा रही है। तो आपका क्या है, एनसीएफ 2022 के जो फंडामेंटल स्टेज का कुछ आपका की पॉइंट है। अब ये किस पर फोकस करता है? जो फंडामेंटल स्टेज पर आपका एनसीएफ 2022 है, ये किस पर फोकस करता है? ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है, यानी कि बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास हो सके, जिसमें बच्चे का व्यंग्यात्मक और सामाजिक विकास हो सके, जिसमें बच्चे का नैतिक विकास हो सके, यानी बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। कौन? आपका एनसीएफ 2022, कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। इस बात को आपका एनसीएफ 2022 कहता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइक मत करो, कोई बात नहीं, वीडियो आप लोग देखते रहो। तो ये किस बात पर फोकस करता है आप लोग समझ गए। आगे बात करते हैं एनसीएफ 2022। देखिए क्या कहता है एनसीएफ 2022, ये एसीसी पर जोर देता है, ये बात मैंने आपको बता दी। एनसीएफ 2022 जो फंडामेंटल स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज के अंदर देखिए बच्चा क्या काम करेगा। एक तो आपका 3 साल तो बाल वाटिका के अंदर रहेगा, और फर्स्ट और सेकंड इसको क्लास के अंदर रहेगा। इसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया कि बच्चों को किताबों पर फोकस नहीं किया जाएगा। किस पर फोकस किया जाएगा? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने कूदने पर, एक्टिविटीज के माध्यम से पार्टिसिपेट करने पर जोर दिया जाएगा। कि बच्चों से कहा जाएगा, बेटा जितना तुम्हें खेल कूद के माध्यम से चीजें सीखनी है, जितना तुम्हें एक्टिविटीज करनी है, उतना तुम करो। टेक्स्ट बुक का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि पाठ्य पुस्तकों का कोई भी रोल देखने को नहीं मिलेगा फंडामेंटल स्टेज के अंदर। तो बच्चों को कहा जाएगा, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। हालांकि हम लोग करते नहीं है, जैसे अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं, आसपास में आपने देखा होगा, तब भी कुछ ना कुछ किताब भेज देते हैं कि ले बेटा पढ़ ले तू जाके। तो यहां पर इसी स्टेज के अंदर कहा गया है, और टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी। जो टीचर्स इसके लिए ट्रेन किए जाएंगे, उसका बकायदा उनका सर्टिफिकेट होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि आपको कोई भी बच्चों को किताब के लिए फोकस नहीं करना है, किताब के निर्देश नहीं देने। जितना हो सके किस पर फोकस करना है, उसको केवल खेल पर फोकस करना है, कि बच्चा खेलकूद के माध्यम से सीखे, बच्चा एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे, पजल्स के माध्यम से सीखे, क्विज के माध्यम से सीखे। एक बच्चों को कोई वर्कशीट दे सकते हो आप,
जिसमें वर्कशीट पर बच्चा अपना कुछ लिख सके या अपनी कुछ ड्राइंग वगैरह उल्टा सीधा कुछ भी मतलब स्क्रिबलिंग का अपना यूज कर सके, अपने हाथों पैरों को चलाना सीख सके उसके ऊपर, उसके लिए एक वर्कशीट का यूज कर सकते हो आप। लेकिन टेक्स्ट बुक का यूज नहीं कर सकते फंडामेंटल स्टेज के अंदर। तो उसके लिए सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है गेम के ऊपर फोकस करने की बात कही है। किसके ऊपर? गेम के ऊपर फोकस करने की बात कही है इस स्टेज के अंदर। देखिए जब धर्मेंद्र प्रधान ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, या आप लोग जैसे ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर आप एनवाईएस की किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात कही हुई है, वहां पर यह बात कही है कि जो बच्चे के शुरुआत के 6 साल होते हैं, तो 6 साल पर बच्चे का लगभग 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। कितना? बच्चे का 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। तो इसलिए हमें बच्चों का जितना भी हो सके उसको एक्टिविटीज करानी है, ना कि उसको किताबों की तरह ले जाकर उसको रटन प्रणाली की तरफ ले जाना है। तो एनईपी 2020 ने भी ये बात कह दी थी कि हमको बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी, हमको उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, उसको चीजें समझानी है। और एनसीएफ 2022 ने भी ये वाली बात कह दी कि हमको बच्चों को रटानी नहीं है कोई भी चीजें, हमको बच्चों को जितना हो सके उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, हमको बच्चों को जितना हो सके उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। जितना बच्चा खेलकूद के माध्यम से सीखेगा उतना ही उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका देखने को मिलेगा। इसलिए ये वाली बात पर ज्यादा फोकस किया गया है फंडामेंटल स्टेज के अंदर कि बच्चों को जितना हो सके खेलकूद के माध्यम से सीखने को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और ये बात हो गई आपके सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण शिक्षा पर ज्यादा बल देता है, जिससे लर्निंग आउटकम सुधारने पर जोर दिया जाए। लर्निंग आउटकम्स आपके क्या होते हैं? सीखने के अधिगम या सीखने का प्रतिफल किसको कहा जाता है? जब बच्चे को कोई चीज सिखाई जाए, मान लीजिए बच्चे को कोई चैप्टर सिखाया गया और उसके बाद बच्चों को उस चैप्टर से संबंधित कोई टॉपिक दिया, कोई एक्सरसाइज दी, और अगर मान लीजिए बच्चे ने वो कर दी तो समझ लो उसको लर्निंग आउटकम्स उसके प्राप्त हो गए। मान लीजिए बच्चों को मैंने कोई चैप्टर दिया, ठीक है, चैप्टर दिया, ये चैप्टर दिया किसी पौधे के बारे में, और चैप्टर से संबंधित मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए, कुछ एक्सरसाइज दे दी, अगर बच्चे ने सोल्व कर दी तो समझ लो मेरे लर्निंग आउटकम्स मुझे मिल गए कि बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया। अगर बच्चे ने ये सोल्व नहीं करी तो समझो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हुए, सीखने के प्रतिफल प्राप्त नहीं हुए। तो ये होता है आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इस एनसीईएफ 2022 की सबसे जो जान बताई गई है, इस एनसीईएफ 2022 की जान किसको बताया गया है? इसमें गुरुकुल शिक्षा से 5 चीजें ली गई है जिसको पंचकोश के नाम से जाना जाता है। देखिए एनसीईएफ 2022 की खूबसूरती ये बताई गई है, इसके अंदर क्या बात बताई हुई है कि इसमें हमारी जो मतलब पुरानी चीज है, इसमें जो हमारा इतिहास है, जो इसमें पुरानी चीजें इतिहास हमारा और जो आधुनिकता है, ठीक है, उन दोनों का मिक्सचर इसके अंदर लिया हुआ है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है उसको लिया हुआ है, और जो हमारा आधुनिकता है, जो हमारा अब चल रहा है, उसको इसके अंदर समावेशित किया गया है। तो दोनों चीजों को ऐड किया गया हमारे एनसीईएफ 2022 के अंदर कि हमारे बच्चे हमारी सभ्यता के बारे में जान सके और जो हमारी चीज, हमारी नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है उसको जान सके। तो दोनों चीजों को समावेशित किया गया हमारे एनसीईएफ 2022 के अंदर। तो देखिए जो इसके अंदर गुरुकुल शिक्षा से चीजें ली गई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर जान बताई जाती है, एनसीईएफ 2022 की जान बताई जाती है, जिसको पंचकोश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पंचकोश क्या होते हैं, इसके बारे में एक एक करके नजर डाल लेता हूं। ये 5 कोश क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, सुपर टेट की तैयारी कराओ अभी भाई केवीएस की तैयारी में लगा हुआ हूं मैं। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं एक एक करके पंचकोश के बारे में। ठीक, हाँ, गुरुकुल अपनी संस्कृति की पहचान है, ठीक, सही कहा आपने। देखिए इसके बारे में बताता हूं आपको। जो हमारे वेद है, ठीक, तो वे हमारे जो यजुर्वेद है उसका एक उपनिषद है, उस उपनिषद से ये 5 परतें ली हुई है, ये 5 कोश लिए हुए। इसमें कहा हुआ है कि बच्चे का हमें इस प्रकार से विकास करना है, इस प्रकार से हमें उसको डेवलपमेंट करना है कि हमें उसके 5 विकास तो जरूर करने हैं। ये कौन कौन से उसके 5 विकास है, ये कौन कौन सी परतें हमें उसके निकालनी है बच्चे की, उसके बारे में यहां पर जिक्र दिया हुआ है। ये एनसीईएफ 2022 की सबसे मेन चीजें बताई हुई है। ठीक है, इसके बारे में नजर डाल लीजिए। अगर आपने सीटेट का एग्जाम भी पास कर लिया, उसके बाद भी किसी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए बैठते हैं। पहले कहा हुआ है कि बच्चे का हमें अन्वयी कोर्स करना है, यानी बच्चे का हमें शारीरिक विकास करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है। ये बात वेदों से ली हुई है, ये वाली बात जो है, जो एनसीईएफ के अंदर डाली हुई है। मैंने कहा ना, हमारे जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है और जो आधुनिकता है, उन दोनों का मिक्सचर एनसीईएफ 2022 के अंदर लिया हुआ है कि सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास करो। अगर बच्चा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, हष्ट-पुष्ट नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, तो बाकी चीज करने को तो लायक नहीं बचेगा। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए।
तो सबसे पहले बच्चे के शारीरिक विकास को इसके अंदर ऐड लिया गया है, यानी सबसे पहले जो सबसे ऊपरी परत है वो बच्चे का शारीरिक विकास है। सबसे ऊपरी परत उसका शरीर है, शरीर का विकास होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो दूसरी परत है वो आपकी प्राणिमय कोश, यानी प्राणिक विकास, यानी उसका ज्ञान का विकास, ठीक है, यानी उसके जीवन कौशल का विकास, उसके ज्ञान का विकास, कि बच्चे का शरीर का तो विकास हो गया, ठीक है, उसको खाने पीने की चीजें मिल गई, उसका शरीर का विकास हो गया, लेकिन अब उसको इस जिंदगी में जीवन, अपना जीवन भी तो निर्वाह करना है कि जिंदगी में जिया कैसे जाएगा, अपने आप को सही सलामत कैसे रखा जाएगा, दूसरों से अपनी रक्षा कैसे की जाएगी, ठीक है, अपना कोई टेंशन में अपने आप को कोई ऐसा स्टेप तो ना उठा ले कि कोई टेंशन आ गई या किसी ने कुछ कह दिया या कोई किसी एग्जाम में फेल हो गया और बच्चे ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो इस जिंदगी में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ना। तो दूसरा होता है आपका प्राणमय कोश, ठीक है, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी अपने आप को शारीरिक विकास करने के बाद अपने आप को इस प्रकार से मजबूत करना है कि ताकि जिंदगी में वो अपने आप को जीवन को निर्वाह कर सके। तो दूसरा होता है आपका लाइफ फोर्स एनर्जी। तीसरा होता है आपके मन की परत, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास करना है। तीसरे नंबर पर क्या करना है, मानसिक विकास बच्चे का करना है, ताकि बच्चा अपना मेंटली डेवलपमेंट करने के बाद चीजों को देख पाए, समझ पाए, डिसीजन ले पाए। तो तीसरे नंबर पर बच्चे का मानसिक विकास करना है। मानसिक विकास के बाद चौथे नंबर पर है उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल, चौथे नंबर पर है, यानी बच्चे के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस हो जाए ताकि बच्चा एक सही गलत का डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से एक मैच्योरिटी के साथ ले पाए। और चौथे नंबर पर है आनंदमय कोश, यानी जब बच्चा भौतिक चीजों से ऊपर उठ जाए, जब बच्चा आध्यात्मिक की तरफ चला जाए, बच्चा तो नहीं रहेगा, जब कोई आदमी आध्यात्मिक की तरफ चला जाए तो हो जाएगा आपका आनंदमय कोश, हो जाएगा भौतिक चीजों से ऊपर चला जाए जाओ, ठीक है। ये सबसे लास्ट की आपकी लेयर होती है आनंदमय कोश, जिससे आप लोग दूर दूर हो। अभी शायद कोई एक दो होगा आप में से, वरना आप लोग अभी तक इससे दूर दूर हो, अभी तक इन्हीं लेयर के अंदर फंसे हुए हो आप लोग, ठीक है। तो एनसीईआरटी 2022 के अंदर इन 5 लेयर्स को बताया गया है कि इन 5 चीजों का बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करना है, इन 5 चीजों का बच्चों का विकास करना है। ये 5 कोर्स बच्चे के लिए बताए गए, ठीक है। आप लोग समझ गए इनके बारे में। आगे देखते हैं एक एक करके। एनसीईआरटी 2022 के कुछ आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए, इनके बारे में नजर डालिए। पहला ऑब्जेक्टिव यह दिया हुआ है कि जो बच्चे की भाषा होगी, भाषा के बारे में इन्होंने भी भाई सबसे महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मदर टंग को। किसको? बच्चे की मदर टंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। एनईपी 2020 उठा लो, एनसीएफ 2022 उठा लो, एनसीएफ 2005 उठा लो, आरटी 2009 उठा लो, XYZ कोई भी उठा लो, सभी ने सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की किसको माना है? मदर टंग को माना है। कि सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की मदर टंग को मानना है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चे की मदर टंग को देनी है, इसको कभी कंट्रोल नहीं करना, जितने ज्यादा अवसर देने हैं बच्चे की मदर टंग को आपको देने हैं, ठीक है। तो बच्चे की मदर टंग को सबसे महत्वपूर्ण एनसीएफ 2022 ने माना है। दूसरा, बच्चे के इमोशंस को महत्वपूर्ण माना है। मैंने आपको बताया हुआ है लर्निंग वाले चैप्टर के अंदर कि जो बच्चों के इमोशंस होते हैं वो लर्निंग को प्रभावित करने वाले बड़ा महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इमोशनली रूप से वीक है, कोई बच्चा इमोशनली रूप से परेशान है, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, आप से कोई बच्चा भी परेशान है, इमोशनली रूप से परेशान है या गुस्सा है या परेशान है, कुछ भी है, तो क्या उसका सीखने में मन लगेगा? उसका सीखने में मन नहीं लगेगा। तो एज ए टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसके इमोशंस को जानकर प्रॉब्लम का निदान करने के बाद समस्या का समाधान करे और उसके इमोशंस को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाकर लर्निंग को सुधारा जा सके। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इमोशंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इमोशंस लर्निंग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं। इमोशंस लर्निंग को बढ़ा भी देते हैं और इमोशंस लर्निंग को घटा भी देते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। और इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर एनसीईआरटी 2022 ने बड़ा फोकस किया है, इस इमोशंस के ऊपर। अगला पॉइंट है लर्न हाउ टू लर्न, सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। एनईपी 2020 ने क्या कहा है कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। ये बात मैंने आपको बता चुका हूं कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, ये बात कही है ना। और यही बात किस प्रकार सीखा जाए, राइटिंग का तो बुरा हाल हो गया यार और यही बात आपके एनसीईआरटी 2022 ने कही है कि लर्न हाउ टू लर्न, कि पहले तो यह पता चले कि भाई जो चीज सीखना है उसको सीखना कैसे है, ठीक है। तो यही बात आपके एनसीईआरटी 2022 ने कही है। आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो और ये नहीं उल्टा सीधा उठा के कुछ भी पढ़ने बैठ गए। पहले तो यह पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है। मैंने कह दिया सबसे पहले मेरी मैराथन क्लास देख लो, उसके बाद मेरे नोट्स पढ़ जाओ आप लोग, उससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। उसके अलावा जैसे आप लोग यहां पर सीख रहे हो, एनसीईआरटी 2022 पढ़ रहे हो,
एनसीएफ 2022 पढ़ने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको एनईपी 2020 के बारे में बताया, ताकि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए। तो यहां पर मैंने आपको सिखाने का एक तरीका बता रहा हूं, ये नहीं सीधा कुछ भी उठा के आपको बता दिया कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। जैसा आपको मैंने हिंदी के अंदर एक टर्म बताई थी, लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपको याद है लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या होता है? लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या होता है, बताओ जल्दी से। लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। ठीक है, सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, यह होता है लेखन का प्रक्रिया उपागम। कोई बच्चा लिखना कैसे सीखेगा? लिखना तभी तो सीखेगा जब वो लिखने की आदत डालेगा, यही होता है लिखने का प्रक्रिया उपागम। कोई बच्चा सीखेगा कैसे? सीखेगा तब सीखेगा तब वो उसको पता चलेगा कि इस काम को इस प्रकार सीखा जाता है। तो इसी चीज पर आपके सबसे ज्यादा बल दिया एनसीएफ 2022 ने और आपके एनपी 2020 ने, कि लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस आपके दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। आगे देखिए, फैमिली, घर, पड़ोस और समुदाय की विशेष भूमिका होगी। यानी ये जितने भी सोर्स है, ये जो आपके ये कम्युनिटी है, इसको भी आपको लर्निंग का क्या माना है? एक रिसोर्स माना है, एक आपका संसाधन माना है। देखिए, जो बच्चा सीखता है ये तो है नहीं भाई आपके घर से ही सीखता है या सीखने का खाली एक सोर्स होता है। बच्चा सबसे पहले कहां से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है। इसलिए सोशलाइजेशन की प्रथम एजेंसी कौन सी होती है? उसकी फैमिली होती है। फैमिली के अलावा अपने स्कूल से सीखता है। आजकल तो बच्चा ऑनलाइन मोड से बहुत सारी चीजें सीख रहा है, अपने धार्मिक स्थल से सीख रहा है। ये सब चीजें मैं आपको सोशलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। तो जितने भी आपके फैक्टर होते हैं, ये कम्युनिटी के जो आपके सोर्स होते हैं, ये आपके रिसोर्स होते हैं बच्चे के लर्निंग के। तो इनकी विशेष भूमिका होगी बच्चे के सीखने के अंदर। यह बात आप लोग समझ गए। यह खेलों को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस वाली स्टेज के अंदर तो मैंने आपको बता दिया ना कि खेलने को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तथा सरकार का टारगेट है, ये सरकार ने एक टारगेट रखा है, 2025 तक का टारगेट रखा है कि बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। ये एक सरकार का यहां पर टारगेट रखा है। ठीक, इसको समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते आगे की ओर, बढ़ते एनसीएफ 2022 के बारे में। अब यहां पर देखते हैं फाउंडेशन स्टेज के अंदर बुनियादी स्तर पर सीखने के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। आपके एग्जाम में जैसे पैडागोजिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया, वो किस तरीके का देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत टेंशन में वो लग रहा है, मत जाओ सीटेट के एग्जाम के लिए। भाई सीटेट के एग्जाम के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो, अब क्या मैं मतलब यहां पर नस काट लो अपनी मैराथन क्लास देख लो, उससे आपका कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट है, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो उसके लिए नोट्स पढ़ जाओ और कुछ नहीं होगा। और क्या इससे ज्यादा भरोसा क्या दिलाओ यार। अगर आप लोग कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मान लीजिए हमारी पेपर के अंदर शिफ्ट हार्ड आ गई, तो भाई नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे आपके। और इससे ज्यादा क्या भरोसा दिलाओ बताओ, और क्या गले में फांसी डलवाओगे। ठीक है, टेंशन मत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इतना भरोसा दिलाओ। बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तसल्ली में मत बैठ जाना कि हमारा तो एग्जाम अभी बहुत दूर बचा है, ये काम मत करने लग जाना। ठीक है अच्छा, सुपर टेट वालों को अभी लगे रहने दो। ठीक है, चलने दो सुपर टेट की न्यूज जितनी भी चलती है। अभी मैं जो जवाब दूंगा ना, अभी केवीएस वालों को दूंगा। ठीक है, अभी जो मेरी केवीएस की न्यूज का जितने सारे मेरे खिलाफ आए थे, अभी आने दो केवीएस का नोटिफिकेशन। कह रहे थे ना केवीएस का नोटिफिकेशन आने पर माना जाएगा, अभी उनको जवाब दूंगा। ठीक है, अभी एक एक करके बताया जाएगा उनको। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा इसके ऊपर। अगला देखिए, इसके ऊपर बात करते हैं, बुनियादी स्तर पर सीखने के ऊपर बात करते हैं। अभी सबको अपने निकालने दो, अपनी बातें कहने दो। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा जो है इसके ऊपर बात करूंगा जब करूंगा। अभी केवीएस के ऊपर मैंने बात कही थी, सभी मेरे खिलाफ आ गए थे, अभी उसके ऊपर जवाब दूंगा मैं। आने दो नोटिफिकेशन एक बार, उसके बाद बात करूंगा। ठीक, बुनियादी स्तर पर सीखने के ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले बच्चे के अंदर आप क्यूरियोसिटी जगा दो, बच्चे के अंदर आपको जिज्ञासा जगानी है। अच्छा मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, बच्चे के अंदर जिज्ञासा किस स्टेज के अंदर आती है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ सबसे पहले, किस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है? कि आपको बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है सीखने के प्रति। ठीक है, दूसरा, आपको बच्चों के अंदर तार्किक सोच का विकास करना है और बच्चों को समस्या समाधान का गुण पैदा करना है। आपको बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सोल्वर, एक अच्छा समस्या समाधान करता बनाना है, जहां पर बच्चा किसी समस्या का समाधान अपने आप कर सके। बस आपको उसको एक हिंट देना है और बच्चों ने समस्या का समाधान खुद कर लिया। मान लीजिए कोई बच्चा सीटेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसके दोस्त ने बताया यार सचिन सर की क्लास देख जा, हो जाएगा तेरा काम। ठीक है, तो बच्चे ने उसके बाद अपनी समस्या का समाधान खुद कर लिया। ठीक, तो ये गुण पैदा करना है। और बच्चों को कला और संगीत के द्वारा सिखाना है।
बच्चों को प्रकृति के साथ संबंध बनाना है, नेचर के साथ संबंध बनाना है, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी के अंदर शुरुआत में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी की अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो शुरुआत में वहां पर दिया हुआ है कि बच्चों को जितना हो सके पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है। उस पर्यावरण के अंदर सब चीज आ जाती है, उस पर्यावरण के अंदर जेंडर आ जाता है, एनिमल आ जाता है, प्लांट आ जाता है, XYZ सभी चीज आ जाती है। तो बच्चों को जितना हो सके सेंसिटिव बनाना है, ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। ये एवीएस के अंदर आपका आएगा। बच्चों को रंगों के आकृतियों, गिनती और अक्षरों के द्वारा सिखाना है। इसमें ज्यादा चीज बच्चों को नहीं सिखानी, कलर्स के बारे में बता दिया, गिनतियों के बारे में बता दी, रंगों के बारे में बता दिया, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको बच्चों के बारे में इसको देनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां पर बच्चों को टीम वर्क और कोलेबरेशन के माध्यम से सिखाना है। देखो छोटा बच्चा है, जितना छोटे बच्चे के साथ जो चीज आपको उसको सिखा दोगे उसी तरीके का व्यवहार, वो ज्यादातर उसकी संभावना बढ़ जाती है आगे जाकर। अगर छोटा बच्चा सहयोग करके सीखेगा शुरुआत की स्टेज के अंदर, तो बच्चे के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी नैतिकता, यानी कि मोरलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और बच्चे के अंदर जब नैतिकता देखने को मिलेगी तो बच्चा ज्यादातर संभावना रहेगी अपने फ्यूचर के अंदर भी नैतिक काम करने की जिम्मेदारी ज्यादा लेगा। तो आप बच्चों को सिखाइए। अब छोटे बच्चे पता है क्या होते हैं, छोटे बच्चे आपस में खूब एक दूसरे को मारते हैं, नोच देते हैं एक दूसरे को, अगर किसी एक की चीज ले ली तो दूसरा उसको मार देगा। तो छोटे बच्चे के अंदर नैतिकता देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन अगर एक टीचर सही तरीके से उसको गाइड करेगा कि नहीं बेटा ऐसे आपस में नहीं मारते, आपस में मिलकर रहते हैं और इस तरीके से करते हैं, एक अच्छी गाइडेंस देगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगे और आपस में एक चीजों को बांट कर खाएंगे, ठीक है। वरना तो टिट फॉर टेट वाली अवस्था हो जाएगी, अच्छा तूने मेरे साथ ये काम करा, अब मैं तेरे साथ ये वाला काम करूंगा, क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है बच्चों को खेलों के द्वारा और खोजात्मक अधिगम। देखो सबसे ज्यादा इस वाली लर्निंग के ऊपर काम चल रहा है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। किसके ऊपर, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, जहां पर बच्चा अपने आप किसी चीज को खोजपूर्ण तरीके से करके सीखे। अब पहले क्या काम होता था, पहले सिंपल सा एक काम दे दिया, होमवर्क दे दिया, और होमवर्क करके बच्चा ले आया, और नहीं करके ले आया तो टीचर ने उसकी या तो डंडों से तोड़ दिया, या उसको मुर्गा बना दिया, या उसके हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, होमवर्क का जिक्र आपके एनसीएफ 2022 में भी दिया हुआ है, एनसीएफ 2022 में होमवर्क का जिक्र दिया है। लेकिन होमवर्क का जिक्र उन्होंने बस इतना दिया है कि अगर आपको बच्चों को कोई होमवर्क दे दिया तो होमवर्क के रूप में आप बच्चों को ये दे दो कि बेटा जो आपके पेरेंट्स है या जो आपके दादा दादी है, तो उनसे आप उनके रिलेटिव के बारे में पूछ लो, या उनसे आप उनके दादा पेरेंट्स के बारे में पूछ लो, ठीक है। ऐसा होमवर्क देना है। और हमारे वाले कैसे टीचर होमवर्क दे देते, ले भाई तू ये काम को करके लाएगा, और कल करके लाइयो, और फिर हम अपना बैग भर भर के लेके जाते थे स्कूल के अंदर, ठीक है। और एक दो तो बहाने ही लगाते थे हम जैसे कि भाई कॉपी भूल गए, उसके बाद और थोड़ा ही होती थी स्कूल के अंदर, ठीक है। ये वाला बहाना मेरे ख्याल से सभी ने लगाया होगा अपनी लाइफ के अंदर कि मैडम आज कॉपी भूल गए, सर आज कॉपी भूल गए, ठीक है। तो ये वाला बहाना हर कोई लगाता था। लेकिन डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के अंदर ये होता है कि जहां पर टीचर बच्चों को कोई अपना एक टास्क दे देता है कि बेटा एक काम कर, तुझे कोई जानवर के बारे में या किसी पौधे के बारे में 5 चीजें लिखकर लानी है या 10 चीजें लिखकर लानी है, जो भी तेरे आसपास में पौधा हो, जानवर हो। तो बच्चा अपने घर के आसपास में जाएगा, जो भी आसपास में जानवर दिखेगा, पौधा लिखेगा, उसके बारे में चीजें ऑब्जर्व करेगा, चीजें अवलोकन करेगा, और अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिखकर लेकर आ जाएगा। तो बच्चे की वहां पर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। बच्चा खुद ही चीजें ऑब्जर्व करेगा और उस चीज को करके लाएगा, ना कि होमवर्क के माध्यम से करके लाएगा। होमवर्क तो रोट लर्निंग को ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। बच्चे के अंदर देखो यार, थोड़ी बहुत तो नैतिकता आएगी जब बच्चों को थोड़ा गाइड किया जाएगा, जो चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि कोलेबरेटिव लर्निंग हो जाएगी जब बच्चे आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीखेंगे, ठीक। और सेल्फ आइडेंटिटी बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी इसके माध्यम से। हालांकि इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो देखने को मिलेगी कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाती हूँ, और मैं आप पढ़ता हूं, मैं आप पढ़ती हूँ। तो थोड़ी बहुत बच्चे के अंदर एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर सभ्यता, व्यवहार और स्वयंगात्मक विकास द्वारा बच्चे के अंदर लर्निंग की जा सकती है। अच्छा बताओ, इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा बच्चे के अंदर लर्निंग की जा सकती है, या इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा बच्चे का व्यवहार सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। पनिशमेंट के द्वारा सुधारा जा सकता है, वो हम जैसों को सुधारा जाता है, या आप जैसों को सुधारा जाता था जो बिल्कुल निठल्ले थे वो पता है कैसे सुधारा जाता था? देखो, स्वयंगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा कैसे सुधारा गया। अभी एक न्यूज की क्लिप आई थी, एक वीडियो की क्लिप आई थी, कोई लखनऊ की कोई मैडम थी, अब उसका बच्चा उससे नाराज हो गया, क्लास का बच्चा नाराज हो गया। तो बच्चा उसके पास आया कि मैडम आप क्यों नाराज हो? वो कहने लगी कि नहीं मैं आपसे नाराज हूं। वो कह रहा अच्छा अब नाराज मत हो। वो कहने लगे नहीं आप शैतानी करते हो रोज। वो कोई लखनऊ की मैडम थी, पता नहीं अनामिका शुक्ला क्या नाम तक, मुझे ध्यान नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ उनका नाम। वो कहने लगी नहीं अब मैं नाराज हूं। वो कहने लगा नहीं अब मैं नहीं करूंगा। वो कहने लगी नहीं आप रोज शैतानी करते हो।
वो कह रहा नहीं अब नहीं करूंगा मैं शैतानी, कह रही नहीं आप करते हो, वो कह रहा नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा। तो उस मैडम ने इतना बढ़िया तरीके से उसको ट्रीट करा बच्चों को। वो किस माध्यम से ट्रीट करा, अपने इमोशंस के द्वारा ट्रीट करा, और बच्चे के व्यवहार को भी सुधारा। तो एक तो वो टीचर है, एक हमारे टाइम के टीचर होते थे, आजा भाई खड़ा हो गया, आजा बन जा मुर्गा बन जा, या लड़कियों के सामने खड़ा करके मुर्गा बनवा दिया। एक तो अलग बेइज्जती, लड़की के सामने खड़ा करके मुर्गा बनवा दिया, ऊपर से मुर्गा बनने के बाद डंडे में पेल दिए, और उसके बाद डंडों से तोड़ दिया, और दुनिया भर की गाली और दे दी। ठीक है, तो एक तो पनिशमेंट भी मिल रही है, एक हीन भावना भी मिल रही है, और उल्टी सीधी गालें भी मिल रही है। तो यार वो वाले टीचर बढ़िया थे, वो अनामिका शुक्ला जो भी उसका नाम है वो वाली बढ़िया थी। तो बच्चे के व्यवहार को इमोशंस के द्वारा सुधारा जा सकता है, पनिशमेंट के द्वारा भी सुधारा जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, पनिशमेंट किसी भी हाल में आपको बच्चों को नहीं देनी, ना ही फिजिकली ना ही आपको मोरली आपको देनी है। वरना एक तो धारा मैंने आपको बताई थी आरटीई की धारा नंबर 17 के अंदर क्लियर प्रावधान है, अगर आपने बच्चों को कोई पनिशमेंट दी आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट के द्वारा उसकी लर्निंग को सुधारा जा सकता है, उसके व्यवहार को सुधारा जा सकता है। ये वाली बात आपके एनसीएफ 2022 के अंदर कही हुई है। ठीक है, और वो टीचर ने बहुत बढ़िया इस चीज को डिफाइन करके बताया भी। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। हाँ, लड़कियों का बैग ऊपर करके, हाँ भाई लड़कियों को भी ऐसी मिलती थी पनिशमेंट। ठीक है, लड़कियां बड़ी फनी लगती थी जब उनको सजा मिलती थी। आगे देखते हैं इसके बारे में, देखो अगली स्टेज के बारे में। अगली स्टेज आपको दी हुई है, इसके बारे में देखिए। भाई कमेंट मत करो, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। ठीक है, अच्छा प्रयागराज की थी वो। ठीक है, इसके ऊपर नजर डालिए कि एनसीएफ के कुछ बुनियादी स्तर के ऊपर नजर डालते हैं, तो एनसीएफ के कुछ बुनियादी स्तर के ऊपर नजर डाल लो, ये पेपर में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर नजर डालो। अब देखिए एनसीएफ के 4 स्तर है आपके, इनके अंदर आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट में आया आपका मोटा मोटा देखने को मिलेगा, और मोटा मोटा यही आपके 4 स्तर है। अगर इनको डिटेल में जाओगे तो इतना सीटेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके बारे में एक एक करके नजर डाल लीजिए। ठीक है, 4 स्तर कौन कौन से है? एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अब ये होते क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, इनके बारे में अगर एग्जाम में आया तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। देखिए बुनियादी स्तर क्या है सीखने के, पहला है एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के एम्स क्या है, एजुकेशन के उद्देश्य क्या है? तो एम्स ऑफ एजुकेशन आपके एनईपी 2020 से लिए हुए, एनसीएफ 2022 ने एनईपी 2020 से एम्स ऑफ एजुकेशन लिए हुए, जैसे कि आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना यानी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सब तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। एनईपी 2020 में एफएलएन के बारे में लिखा हुआ है, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था कि सर एफएलएन क्या होता है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चों को कम से कम हम एटलीस्ट उसको पढ़ना लिखना और बच्चों की न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दे, बच्चों को संख्याओं की ज्ञान दे दे, ये आपका एफएलएन होता है। तो मोटे मोटे आपके ये आपके एम्स ऑफ एजुकेशन यहां पर दिए हुए जो एनईपी 2020 से लिए हुए। दूसरा आपके करिकुलर गोल्स, एनसीएफ 2022 ने 13 प्रकार के करिकुलर गोल्स आपको बताए हुए। अब 13 प्रकार के करिकुलर गोल्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, तो 13 प्रकार के करिकुलर गोल्स क्या बताए हुए कि बच्चा अपने आप को हेल्दी रख सके, क्लीन रख सके, फिट रख सके, अपने पढ़ सके, लिख सके। तो इस प्रकार के 13 करिकुलर गोल्स यहां पर बताए हुए। ठीक, उसके अलावा कॉम्पिटेंसीज बताई हुई है, क्षमताएं बताई हुई है। एक आपका सीबीएल के बारे में दिया हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस आपका टेस्ट दिया हुआ है, एंड लर्निंग आपको दिया हुआ है सीबीटी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर बताया हुआ है कि बच्चों को, हमको जो बच्चा चीजें स्किल्स सीखता है उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। एज ए टीचर, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को एनवायरमेंट दे सके, बच्चों को फ्री कर सके कि आपको कोई स्किल सीखने तो बेटा आप सीखो, आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से उस स्किल को सीखो। ये आपकी कॉम्पिटेंसी होती है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जा रहा है कि जहां पर बच्चा किसी स्किल को सीख सके। और फोर्थ होता है आपका लर्निंग आउटकम्स होता है, सीखने का प्रतिफल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो बच्चों को चीजें सिखाई जा रही है और सीखे हुए को अगर उसने ग्रहण कर लिया तो समझो उसको लर्निंग आउटकम्स उसको प्राप्त हो गए। तो मोटे मोटे आपके एनसीएफ के सीखने के बुनियादी स्तर है जो मैंने आपको बता दिए। डिटेल में आपको इसके अंदर नहीं जाना, आपके एग्जाम में वो नहीं आएंगे। अब देखिए यहां पर जो आपकी लैंग्वेज एजुकेशन है, जो भाषा शिक्षा है, और जो आपकी लिटरेसी है, उसके यहां पर आपकी अप्रोच दी हुई है। तो भाषा शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनसीएफ 2022 भाषा के बारे में क्या क्या बातें कहता है, उसके बारे में एक एक करके मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, अच्छा, हाँ गोल्डन पीरियड ठीक है भाई, इसके बारे में देखिए
मेरी स्वेटर में एरर कहाँ आ गया? इसके बारे में देखो भाई, आपको 4 अप्रोच पढ़ने हैं। एनसीएफ 2022 ने भाषा के बारे में जो चीजें बताई है, 4 अप्रोच बताई है। कौन सा? सबसे पहले बताया कि बच्चों को जो निर्देश का माध्यम है, जो बच्चों को डायरेक्शन देना है, वो उनकी मातृभाषा में देना है। बस अगर आपने ये बात ध्यान रख ली, हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, गृह भाषा होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उसको हमेशा सम्मान देना है, उसको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देनी है, उसको हमेशा कभी भी कंट्रोल नहीं रखना, उसको हमेशा जितना भी हो सके उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है उसकी क्लासरूम के अंदर। आपका आंसर एग्जाम में कभी गलत ही नहीं हो सकता। इस बात को एनसीएफ 2022 ने भी मान लिया। ठीक है, तो बच्चे की मातृभाषा को सबसे ज्यादा सम्मान देना है और डायरेक्शन का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। ठीक, दूसरा आपका सिद्धांत यह कहता है कि जो पढ़ना है यानी रीडिंग है और लेखन है, उसमें भी किसको महत्वपूर्ण माना गया है? बच्चे की मातृभाषा को, यानी कि उसकी मदर टंग को माना गया है। तो दोनों पॉइंट के अंदर मातृभाषा देखने को मिलेगी। तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि जो बच्चा होता है वो अलग अलग भाषाएं बोले और इसके अवसर मिले। यहां पर बात हो रही है बहुभाषिकता की, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। और मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको क्या मानना है? इसको एक हमेशा पॉजिटिव फैक्टर के रूप में मानना है, एक हमेशा इसको रिसोर्स के रूप में मानना है। क्या मानना है? बच्चे की एक तो मदर टंग को और एक बहुभाषिकता को, इसको एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में आपको मानना है और हमेशा इनको सम्मान देना है और इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा आपको देना है। क्योंकि बच्चा जब एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग भाषाओं के बच्चे रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, भाषा का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का शब्द भंडार का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान भी करते हैं बच्चे आपस में। और कोशिश करनी है कि बच्चा अलग अलग भाषाओं को बोले और इसके अवसर भी उनको मिले। तो अवसर बच्चों को कैसे मिलेंगे? अगर बहुभाषिकता का माहौल क्लास में मिलेगा तो बच्चों को अवसर तो अपने आप ही मिलेंगे। ठीक, बच्चे को स्वतंत्र पाठक व लेखक बनाने की तरफ प्रयास मिले। बच्चों से कह दो कि बेटा जो तुम्हें मन कर रहा है आप उसको पढ़ लो। जैसे एनसीएफ 22 के एनसीएफ 2005 अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर एक लाइन मेंशन वहां पर की हुई है कि बच्चों को अगर लाइब्रेरी के अंदर ले जाया जा रहा है तो वहां पर उनको फ्रीली, उनको फ्रीडम दे दो कि बेटा लाइब्रेरी के अंदर जो भी आप किताब पढ़ना चाहते हो आप उसको पढ़ लो। अब जब हम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने जाते थे, मतलब मैं तो जैसे प्राइवेट में पढ़ा था, तो जब बच्चे सरकारी के अंदर जाते हैं तो टीचर बोलता है हाँ भाई आज तुम ये वाली सब्जेक्ट की किताबें पढ़ोगे। लेकिन एनसीएफ 2005 ने कहा कि आप बच्चों को फ्री कर दो, जो किताबें उनको पढ़नी है वो पढ़ दो। यही बात आपके एनसीएफ 2022 ने कही कि बच्चों को स्वतंत्र पाठक और लेखक के रूप की तरफ प्रयास करो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है उसको आजाद कर दो। ठीक है, तो ये बात इन्होंने भी कही। तो 4 सिद्धांत यहां पर इनके दिए हुए हैं। अब देखिए यहां पर कुछ कंटेंट की बात हो रही है कि कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको चूज करना है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे उसको सेलेक्ट करना है, उस कंटेंट के ऊपर एक एक करके मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, चलिए चलिए इसके ऊपर एक एक करके बात कर लेता हूं। देखिए पहले बात करेंगे किसके लिए कंटेंट, एक तो भाषा के लिए और एक आपका गणित और कला के लिए सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं भाषा के लिए, तो भाषा के लिए किस प्रकार का कंटेंट की बात करता है एनसीएफ 2022? वर्कशीट होनी चाहिए, बच्चों के लिए बाल साहित्य होनी चाहिए। बाल साहित्य ऐसे होनी चाहिए जो बच्चों के लिए, जिसको आराम से बच्चा समझ पाए, जिसको बच्चों को समझने के अंदर दिक्कत ना हो और जो बच्चों के लिए आगे भी जाकर मीनिंगफुल हो पाए। ठीक है, ऐसा बाल साहित्य होना चाहिए और जिसको बच्चा अपना एक रोल मॉडल भी समझ सके, ऐसे बाल साहित्य बच्चों के लिए होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल मटेरियल होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, अगर भाषा की बात हो रही है। और आज की डेट में ऑडियो विजुअल का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं तो बच्चों के सामने मोबाइल फोन है। बिना मोबाइल फोन के तो बच्चा आज की डेट में खाना तक नहीं खा सकता, इतने ढीठ हो रखे हैं छोटे बच्चे। हमारे घर के अंदर भांजे भांजे आए हुए हैं, बिना मोबाइल फोन के तो यार मतलब एक चम्मच नहीं डाल सकते अपने मुंह में खाने की, इतने मतलब ढीठ हो रखे हैं। ठीक है, और रोना शुरू कर देते अगर नहीं खाते तो। ठीक है, और वैसे तो फेवरेट मामा हूं मैं उनका, और अगर मोबाइल फोन नहीं दिया तो सबसे गंदा हूं मैं फिर। ठीक है, तो आज की डेट के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा है अगर किसी चीज से तो वह है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन भी किसका एग्जाम्पल है? ऑडियो विजुअल मटेरियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और बच्चा वहां से चीजें सीख भी रहा है अगर वो उसे सीखने के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाए, वरना तो वही गेम खेलता है अपनी छोटी छोटी उंगलियों से। ठीक है, अगला है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आपका विजुअल मटेरियल है। ठीक है, दृश्य सामग्री है। फ्लैश कार्ड आपके इस तरीके के फ्लैश कार्ड बने होते हैं और इन फ्लैश कार्ड पे क्या बने होते हैं? आपके नंबर बने होते हैं या आपकी ड्राइंग बनी होती है। जैसे यहाँ पर कुछ हिंदी में लिखा होगा, कुछ इंग्लिश में लिखे होंगे, या कुछ ड्राइंग बनी होगी, या किसी घर की ऐसे ड्राइंग बनी होगी। तो इस तरीके के फ्लैश कार्ड बने होते हैं जिससे बच्चों को दिखाकर नंबर्स की यहाँ पर किसी शब्दों की इनकी बच्चों को नॉलेज दी जाती है। तो आपके फ्लैश कार्ड होते हैं। ठीक, और बच्चों से फिर इनको बुलाया जाता है।
आगे आगे होती है आपकी टेक्स्ट बुक होती है, और टेक्स्ट बुक भी बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चों की लिए जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए, उसके अंदर कार्टून्स वगैरह होनी चाहिए, ऐसी टेक्स्ट बुक का प्रावधान होना चाहिए, ठीक। और जो टेक्स्ट बुक यहां पर दी हुई है वो टेक्स्ट बुक आपकी होनी नहीं चाहिए जो शुरुआत में मैंने आपको बताई दी थी, लेकिन जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट सेकंड क्लास में होनी चाहिए वो टेक्स्ट बुक ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसके अंदर मटेरियल बच्चों के निजी जीवन से, जो बच्चों के रियल लाइफ होती है, डेली की एक्टिविटीज होती है, उससे जुड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक के अंदर मैटर होना चाहिए, ठीक है। वरना उससे पहले 3 साल के अंदर तो सिर्फ खेलो इसको, उसके अंदर आंगनवाड़ी के अंदर जाकर, बाल वाटिका के अंदर जाकर, उससे पहले के जो टीचर रहेंगे जो उनको पढ़ाएंगे उनकी तो जो शक्ति है, जो उनकी पावर है, बस भगवान ने उनको दे जो उनको संभालेंगे, ठीक। आगे देखिए, अब जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या जो पाठ्यक्रम का जो डिसाइड करते हैं, उसका कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 जनवरी का पेपर कैंसिल हो गया सर, प्लीज मेरा कमेंट का जवाब दीजिए। मेरे पास तो ऐसे भी जानकारी नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर मॉक टेस्ट में 118 आ रहा है बट कम है, बढ़ाओ यार मॉक टेस्ट के अंदर। मैंने मॉक टेस्ट आपको इसलिए ही दिए ताकि आप लोग उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर को बढ़ा सके, ठीक है। तो मॉक टेस्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर जितना आप लोग उसके अंदर बढ़ाओगे उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट का टाइम अब बचा है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट के ऊपर बढ़ाओ, 118 से बात नहीं बनने वाली। जितनी मैंने यार तैयारी कराई है ना, वो तैयारी पास के लिए नहीं कराई, वरना पास के लिए तो मेरे वाले नोट्स पढ़ जाओ, अगर आपने वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, पास नहीं होगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। लेकिन जितनी मैंने मेहनत कराई है, तबीयत खराब होने के बावजूद मेहनत कराई है, वो मैंने मेहनत इसलिए कराई है ताकि इस बार सीटेट में रिकॉर्ड बने, इस बार का जो सीटेट हो, इसलिए मैंने इस बार इतनी मेहनत कराई है, और इस बार बनेगा भी, रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। और मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है, तो प्लीज इस बार रिकॉर्ड बनाना आप लोग, ठीक है। देखिए अगला बात करते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण की बात करते हैं। देखिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण बने उसके अंदर सभी की एबिलिटीज को ध्यान में रख के बने, एक बच्चे की भी और एक टीचर की भी, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण बनना चाहिए। बच्चे के सोशल एनवायरनमेंट से जुड़ा होना चाहिए जो बच्चे का पाठ्यक्रम बने। ये नहीं कि बच्चे के पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी चीज डाल दी, ऐसे पेड़ पौधे ऐसे जानवर डाल दिए जिनको बच्चा जानते ही ना हो, तो ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के सोशल कल्चर एनवायरनमेंट से जुड़ा होना चाहिए। पाठ्यक्रम एनसीएफ की प्रिंसिपल और गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, जो एनसीएफ 2022 है इसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। जैसे उसके अंदर भाषा दी हुई है कि बच्चों की मदर टंग होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। एनसीएफ 2022 ने कहा हुआ है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो एनसीएफ 2022 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए पाठ्यक्रम। बुनियादी स्तर पर अध्यापकों के लिए एक्टिविटी बुक एंड हैंडबुक हो जो उनकी गाइड करे सिक्वेंशियल प्लानिंग के लिए। तो यहां पर टीचर के लिए बात हो रही है, ये आपके लिए बात नहीं है। जब आप लोग ये तो बनोगे नहीं, आप लोग तो प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाओगे या टीजीटी वालों के लिए पढ़ाओगे, ठीक है। कंटेंट सिलेक्शन के समय हमें ध्यान देना है कि ऐसा कंटेंट हो जो एक्टिवेट करे बच्चों की इंद्रियों को। देखिए अब छोटा बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, यहां पर छोटे बच्चों के लिए बात हो रही है क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज है। अब फाउंडेशनल स्टेज के अंदर भाई फर्स्ट सेकंड वालों को तो आप पढ़ा दोगे, लेकिन जो उससे पहले बाल वाटिका है उनके लिए कैसे पढ़ाओगे आप लोग। तो फर्स्ट सेकंड वालों को तो चलो आपने ट्रीट कर दिया, लेकिन फाउंडेशनल वालों के लिए क्या करोगे। अब जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसके, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसी चीजों को ऐड करना है ताकि बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से उन चीजों को सीख सके, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल हो और जो उसके अनुभव के साथ समन्वय बना सके, तालमेल बना सके और उसके डेली लाइफ से जुड़ा हो, ऐसी चीजों को पाठ्यक्रम के अंदर ऐड करना है। कंटेंट विविधता वाला हो और जो समावेशी हो और जो रूढ़िवादिता ना हो, जिसके अंदर स्टीरियोटाइप देखने को ना मिले, जो रूढ़िवादी ना हो, ठीक है। ऐसा करिकुलम होना चाहिए, वरना शुरुआत से बच्चे के मन में वाली चीज डाल दी कि ये चीज तो किसी एक खास वर्ग की तरफ जा रहा है और ये चीज किसी एक खास वर्ग की तरफ जा रहा है, ये चीज तो मेल करते हैं, ये चीज फीमेल करती है। अगर ये चीज, ये रूढ़िवादिता, ये स्टीरियोटाइप अगर बच्चे के मन में डल गई तो आगे बड़े होने तक ये चीज उसके मन में डली रहती है। ऐसी चीज बच्चे के माइंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब सामग्री की बात कर लेते हैं। सामग्री को व्यवस्थित करने के तरीके के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अप्रोच है जो बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, किन अप्रोच के थ्रू हमको पढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सर व्हाट्सएप पर जवाब नहीं मिलता है। व्हाट्सएप पर डेली हजारों मैसेज रहते हैं, अगर आपने जैसे एक मैसेज करा तो समझो उसका जवाब आपको शाम को मिलेगा,
क्योंकि हजारों मैसेज को बेचारे टीम वाले पढ़ते रहते हैं, उनकी भी उंगलियां टूट जाती है पढ़ते पढ़ते। तो आप मैसेज करते हो, आप सोचते हो 1-2 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद रिप्लाई मिल जाए, लेकिन बेचारे वो डेली पढ़ते पढ़ते उनकी उंगलियां टूट जाती है। तो प्लीज आप वेट कर लिया करो, क्योंकि व्हाट्सएप पर पॉसिबल नहीं है कि 4-5 लोग एक साथ पढ़ सके। अगर ये सुविधा होती तो मैं 4-5 लोग एक साथ लगा देता पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए, अब पहला अप्रोच यहां पर दिया हुआ है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है, बच्चे खुद अपने आप सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। ये आपका होता है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। मोटा मोटा इसके बारे में पढ़ लीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं, खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते हैं, ये होता है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होता है, ठीक। दूसरा होता है आपका स्टोरी बेस्ड अप्रोच, सबसे पुराना तरीका और सबसे जबरदस्त और सबसे बेस्ट मेथड होता है। पुराने टाइम से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग खुद कहानी सुनते थे, अपने बड़ों से कहानी सुनते थे। टीचर ने तो यार कभी नहीं सुनाई, ठीक है, बड़ों ने ही कहानी सुनाई है। लेकिन एज ए टीचर आपको भी छोटे बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए, लेकिन वो कहानी रिलेवेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं है कि आपको ऐसी कहानी सुना रहे हो जो आपके कंटेंट से लगो। आप बच्चों को कहानी सुनाइए, क्योंकि कहानी से क्या होता है, कहानी से बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, कहानी से बच्चा उस चीज से कनेक्ट हो जाता है। तो कहानी रिलेवेंट होनी चाहिए, उस कंटेंट से जुड़ी होनी चाहिए। और सबसे पुराना और सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टोरी बेस्ड अप्रोच का। एनपी 2020 अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर स्टोरी टेलिंग मेथड आपको दिया हुआ है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड आपको दिया हुआ है। तो ये ज्यादातर चीजें एनसीएफ 2022 के अंदर एनपी 2020 से आपकी ली हुई है, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया आपका थीम बेस्ड अप्रोच, या फिर इसको थीमेटिक बेस्ड अप्रोच भी कह देते हैं। यहां पर थीमेटिक बेस्ड अप्रोच भी आ सकता है, जहां पर बच्चा कई सारे कंटेंट को जोड़कर किसी एक चीज का, एक थीम का निर्माण कर लेता है। जैसा मान लीजिए बच्चा जो है, बच्चे से किसी एक चीज के बारे में पूछ लिया कि बेटा आप क्या किचन के बारे में जानते हो, क्या आप घर के बारे में जानते हो। तो बच्चे से अगर आपने किसी एक चीज के बारे में पूछ लिया, तो बच्चा अलग अलग थीम को जोड़ेगा। अच्छा, घर में तो मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, घर के अंदर तो खाना बनता है, ये काम होता है। तो उसने अलग अलग चीजें बता दी। आपने पूछा घर के बारे में, उसने बता दी अलग अलग चीजें। तो जब अलग अलग आयाम को, अलग अलग क्षेत्र को जोड़कर किसी ने एक चीज का उसने चीज को जोड़ा, तो आपका थीमेटिक बेस्ड अप्रोच होता है। अगला होता है आपका एक्लेक्टिक अप्रोच। ये पहली बार देखने को मिला, एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच के अंदर क्या होता है, जब बच्चों को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग सही टाइम पर पढ़ाया जाता है, वो होता है आपका एक्लेक्टिक अप्रोच देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है एक्लेक्टिक अप्रोच, कि सही टाइम पर उसको बच्चों को सही गाइडेंस देनी। जैसे अभी आपके एग्जाम में मान लीजिए आपने कहा कुछ बच्चों ने सर एनसीएफ 2022 आया, मुझे नहीं पता है, क्या पता आया हो क्या पता नहीं आया हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसको करा दिया। तो सही टाइम पर, ठीक है, सही टाइम पर और सही अप्रोच के साथ मैंने आपको पढ़ा दिया, आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। ये होता है आपका एक्लेक्टिक अप्रोच होता है। अब बच्चों को, जब कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान मान लीजिए उसकी कोई जरूरत पड़ी, कोई उसकी आवश्यकता पड़ी, और उसको आवश्यकता पढ़ने के टाइम पर सही अप्रोच के साथ में उसको टीचर पढ़ा देता है, वही आपकी एक्लेक्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। ये 4 अप्रोच के बारे में मैंने आपको डिटेल थोड़ा थोड़ा जितना महत्वपूर्ण था वो आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ टीएलएम के बारे में, बात कर लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। यहां तक कुछ आपको दिक्कत हुई तो आप लोग बताइए। अरे भाई कितना बड़ा मैसेज, ठीक है। 20 दिसंबर से आपकी क्लास सीटेट की तैयारी करी हूँ, एक हाउसवाइफ हो और 2 छोटे बच्चे हैं, प्लीज बताइए मुझे मॉक टेस्ट में 80 से 90 के बीच आ रहे हैं, 30 जनवरी को एग्जाम है, तो मैं कैसे नंबर डालूं। तो 20 दिसंबर से आप तैयारी कर रहे हो, तो मतलब आपके 2 हफ्ते तैयारी करते हुए, ठीक है। आप सिंपल एक काम करिए, सबसे पहले मेरी मैराथन क्लास देखिए, कुछ नहीं करना आपको, मेरी मैराथन क्लास देख जाइए अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम भी है। उन मैराथन क्लास को देखने के बाद आपको अपने आप ही फील हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। उसके बाद नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, बस ये 2 काम आप कर लो। उसके बाद अपना एग्जाम देने चले जाओ, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मुश्किल के 2 हफ्ते हुए हैं, और 2 हफ्ते में भी मेरे ख्याल से आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपकी आपने बताया हाउसवाइफ है और 2 बच्चे आपके, ठीक है। ये 2 काम आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में आपके 80-90 के बीच आ रहे हैं, आपका एग्जाम पास भी हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ठीक है। ये काम आप कर लो। जैसे कुछ बच्चे नहीं जुड़ते हैं चैनल से, तो उनको पता नहीं रहता, ये काम आप कर लेना। मैराथन क्लास देखो और नोट्स के अंदर प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैराथन क्लास सबसे पहले देखो, फिर नोट्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है, समझाता है, तब चीजें एक्सप्लेन बच्चे के दिमाग में जल्दी आती है। अगला देखिए, टीएलएम के बारे में बात करते हैं, शिक्षण सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो सिंपल सा दिया हुआ है
कि बच्चा कब सीखता है। देखिए छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, मैंने आपको बताया अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। और छोटा बच्चा कैसे चीजें सीखता है, सबसे ज्यादा अपने हाथों का यूज करके सीखता है। छोटा बच्चा जितनी भी चीजें करता है ना, सबसे ज्यादा अपने हाथों को चलाता है। ठीक है, अगर मारेगा हाथों को मारेगा, खाएगा अपने हाथों को ज्यादा यूज करेगा, तो अपने हाथों का यूज करके ज्यादा सीखता है। अच्छा बताओ इसमें सिफेलोकोडल होगा प्रोक्सिमोडिस्टल होगा। अगर बच्चा सबसे पहले अपने हाथों का यूज कर रहा है तो सिफेलोकोडल होगा या प्रोक्सिमोडिस्टल होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी से। तो बच्चे का सबसे पहले कौन सा डेवलपमेंट हुआ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यहां पर कुछ टीएलएम की बात कर लेते हैं, और मैथ्स के अंदर कौन कौन से टीएलएम आपके एनसीएफ 2022 के अंदर दिए हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एक करके सभी के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए पहले दिया हुआ है इसके अंदर स्टोरी बुक्स, बच्चों को किताबें पढ़ाओ, स्टोरी बुक्स पढ़ाओ, इसके माध्यम से बच्चा सीखेगा। टीएलएम क्या होते हैं, टीएलएम बच्चे के दोस्त होते हैं जो उसको पढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तरीके से टीएलएम बच्चे के दोस्त होते हैं, बच्चों को दोस्त आपको मानना है टीएलएम का। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास आपका टीएलएम में एक बनता है, बच्चा उसके माध्यम से चीजें सीखता है, देखता है और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता है। किचन सेट होगा जो बच्चा मार्केट से लेकर आता है, हालांकि स्कूल के अंदर नहीं मिलते लेकिन आज की डेट के अंदर कुछ सुविधाएं मिल रही है। सबसे ज्यादा जो चीजें इंप्लीमेंट होती है, कोई भी चीज नई पॉलिसी आती है ना, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में आती है। सबसे बड़ी लेबोरेटरी जो रहती है ना, केंद्रीय विद्यालय की स्कूल होती है, वहां पर जाती है सबसे पहले पॉलिसी, उसके बाद बाकी के स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डॉक्टर सेट रहता है, फिर क्ले रहती है, सॉफ्ट टॉयज रहते हैं, कलर्स रहते हैं। ये कुछ चीज है जो मार्केट के अंदर से मिलती है। और कुछ आपके टीएलएम आपकी एनसीएफ 2022 के अंदर दिए हुए, जैसे काउंटर से दिया हुआ है, बंडल स्टिकर से दिए हुए, एरो कार्ड से दिया हुआ है, और आपकी गणित माला दी हुई है। तो आपके एग्जाम से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन सिखा रहे हैं, XYZ कुछ भी सिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम किन टीएलएम का यूज कर सकते हैं। तो इनमें से मान लीजिए किसी टीएलएम का यूज कर दिया, या इन टीएलएम के बारे में बता दिया कि एनसीएफ 2022 के अंदर मैथ्स सिखाने के लिए किन किन टीएलएम का यूज किया जा सकता है, तो इन टीएलएम में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया यहां पर। चलो चलो भाई देखो, इसके बारे में यहां पर हो गया। आप देखिए अब यहां पर बात होती है आपके मूल्यांकन की, बात होती है असेसमेंट की, बात होती है कि बच्चे के असेसमेंट के बारे में कौन कौन सी बातें दी हुई है, उसके बारे में एक एक करके नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। ठीक, सीखने को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या जो असेसमेंट होता है बच्चे का वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो बच्चों की जो जरूरत होती है, वरीयता होती है और रुचियों की पहचान होती है। बच्चे का असेसमेंट हम किस लिए करते हैं, अगर मैं इन पॉइंट को ना भी देखूं, सिंपल सा आप लोग समझिए कि बच्चों की प्रोग्रेस का पता करने के लिए, बच्चा कहां पर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसका निदान करने के लिए, और निदान करने के बाद उसका उपचार करने के लिए। इसलिए तो हम क्या काम करते हैं, इसलिए हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं, ताकि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, बच्चों का आकलन किया जाता है। तो यही सब बातें इसमें दी हुई है कि बच्चे की सीखने की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेना, उसकी विभिन्न कठिनाइयों की पहचान करना, जरूरतों को पूरा करना, इसलिए हम बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ टूल्स दिए हुए, इन टूल्स के बारे में एक एक करके नजर डालिए। ये टूल्स एनसीएफ 2022 के अंदर बड़े महत्वपूर्ण टूल्स आपके दिए हुए, इनके बारे में एक एक करके नजर डाल लीजिए। ठीक है, 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, एनसीएफ 2022 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ बाकी के शिफ्ट वालों आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, डोंट वरी आप लोग। ठीक, देखिए एनसीएफ 2022 के अंदर असेसमेंट के कुछ टूल्स दिए हुए। पहला आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपके वो रिकॉर्ड होते हैं जिसमें आपके बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। चाहे बच्चे का व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चा किस प्रकार के व्यवहार कर रहा है, चाहे बच्चे की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो बच्चे का XYZ जितने रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रखे जाते हैं। एक होता है आपके कम्युलेटिव रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंदर बच्चे के क्लास के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो जो बच्चा क्लास के अंदर काम कर रहा है, बच्चा क्लास के अंदर जैसे अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख दिया, बच्चा क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज कर रहा है उसका रिकॉर्ड रख दिया। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर जितने प्रकार के सभी रिकॉर्ड होते हैं वो सभी आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। एक होता है आपके चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर सिर्फ आपका राइट और रॉन्ग का माध्यम से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। मान लीजिए हमने बच्चे से कोई क्वेश्चन पुटअप करा
कि बेटा हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, क्या हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, यस या नो। तो बच्चे यस या नो के अंदर हम इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका चेकलिस्ट हो जाएगा जब बच्चे का असेसमेंट सिर्फ यस या नो के अंदर होगा। एक होता है आपका इवेंट सैंपलिंग, ये नया असेसमेंट नया देखने को मिला, इससे पहले आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। इवेंट सैंपलिंग क्या होता है, ये होता है बच्चे का जो व्यवहार होता है। तो जब व्यवहार का असेसमेंट किया जाता है, बिहेवियर का जो असेसमेंट क्या होता है किया जाता है, वो होता है इवेंट सैंपलिंग होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का व्यवहार का आकलन करना है, कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है, अब मान लीजिए उसने गुस्सा करा, 10 मिनट बाद फिर उसके व्यवहार का आकलन करो, क्या दोबारा गुस्सा कर रहा है या दोबारा चुप हो गया, किस प्रकार से गुस्सा कर रहा है। तो जब बच्चे के व्यवहार का, बिहेवियर का आकलन किया जाता है, वो होता है इवेंट सैंपलिंग होता है। अगला होता है एनालिसिंग आर्टिफैक्ट्स, यानी कलाकृतियों का विश्लेषण। अब इसके अंदर कौन सा असेसमेंट होता है, पहला होता है फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण जिसको कहा जाता है। देखिए क्षेत्र भ्रमण मैंने आपको ईवीएस की महामैराथन के अंदर भी कराया था, पेडागोजी के अंदर। ईवीएस के अंदर पर्यावरण अध्ययन का सबसे बेस्ट असेसमेंट जो होता है वो होता है फील्ड ट्रिप होता है। अगर बच्चों का पर्यावरण अध्ययन का सबसे बेस्ट असेसमेंट माना जाए, फील्ड ट्रिप होता है। आप बच्चों को कोई चीज समझा रहे हो, जानवर बता रहे हो, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हो, और आपको पेड़ पौधों के बारे में आपको बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना है, रियल तरीके से उसको समझाना है, तो फील्ड ट्रिप पर उसको ले जाओ। स्कूल के बराबर में जो भी नजदीक में कोई पार्क है, कोई भी नर्सरी है, वहां पर बच्चों को ले जाओ, लेकिन प्री प्लानिंग के साथ लेकर जाना। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। ये नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है चलो बच्चों आज तुम्हें फील्ड ट्रिप पर लेकर चलता हूं। प्री प्लानिंग के साथ लेकर जाइए कि बच्चों आज मैं इस पेड़ के बारे में बता रहा हूं, ये पेड़ यहाँ पर इस नर्सरी इस पार्क के अंदर है, और देखो इस पेड़ के बारे में ये जानकारी है, इसका तना है, ये पेड़ है, ये पौधे है, ये ऐसे ऐसे जानकारी है। तो फील्ड ट्रिप सबसे बेस्ट मेथड होता है सिखाने का पर्यावरण के अंदर, ठीक है। और एक्टिविटी सीट, ये आपका असेसमेंट का तरीका होता है, एक्टिविटी सीट के माध्यम से जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उसको सीट पर लिखते जाओ, ठीक। अब यहां पर कंपोनेंट्स होते हैं टीचिंग प्लान के। अब टीचिंग प्लान के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में एक एक करके नजर डाल लीजिए। आप मान लीजिए बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहे हो, कोई चीज टीच कर रहे हो, तो टीच करने से पहले या टीच करने के दौरान या टीच जब आपका खत्म हो जाएगा जब आप पढ़ा दोगे तो किस प्रकार से उस प्रक्रिया को आप लोग अपनाओगे, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक तरीके से लेसन प्लान का हिस्सा हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको सभी चीजें बता देता हूं, ठीक है। सचिन एकेडमी है भाई मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, सचिन एकेडमी के नाम से, ठीक ठीक। सर मैं चुन्नू प्रसाद मुजफ्फरपुर से हूँ। जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो 90 से 95 मिनट में ही 150 क्वेश्चन बना लेता हूँ, लेकिन 110 से नंबर नहीं बढ़ रहे, कृपया मार्गदर्शन करें। तो भाई आप नोट्स वाले क्वेश्चन आंसर सेट कर जाओ, ठीक है, ये काम आप लोग कर लो। और एक कम टाइम में आप इतने क्वेश्चन बना रहे हो तो इसका मतलब जल्दबाजी में आप कर रहे हो, तो थोड़ा समझ समझ कर उनको कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर कि कंपोनेंट्स पढ़ने, आपको टीचिंग प्लान के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। अब अगर एक टीचर अपने बच्चों को कोई लेसन पढ़ाना चाहता है, कोई चैप्टर को पढ़ाना चाहता है, तो किस किस प्रक्रिया के थ्रू वो अपने बच्चों को चैप्टर पढ़ाएगा। मान लीजिए पानी के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ाना चाहता है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा उसके ऊपर नजर डालिए। उसके यहां पर स्टेप दिए हुए 5 स्टेप यहां पर वो टीचर अपने बच्चों को अपनाएगा। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख तो रहा है ना, या थोड़ा ऊपर करो इसको, ठीक है, ये इतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए कौन कौन से 5 स्टेप अपनाएगा उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेप अपनाएगा, 5 स्टेप में से अपनाएगा, ये भी हमारे उपनिषदों से लिया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ना अध्याय उसका हमारे इतिहास का और हमारी जो आधुनिकता है उसका मिक्सचर लिया हुआ है एनसीईआरटी 2022 के अंदर। तो देखो कौन कौन से स्टेप अपनाएगा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले स्टेप अपनाएगा अदिति। अदिति हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोडक्शन। मान लीजिए अगर कोई टीचर बच्चों को चैप्टर पढ़ाना चाहता है XYZ किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो पहला काम रहेगा सबसे उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दो कि बेटा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाना चाहता हूं, क्या आप इस चैप्टर के बारे में जानते हो। मान लीजिए वो एडिशन के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जोड़ के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो क्या बेटा आप इसके बारे में जानते हो। तो बच्चा कहेगा, कोई ना कोई बच्चा, हाँ जी मैं जानता हूं, ये तो एक गाड़ी के वहां पर एक साइन लिखा रहता है, एम्बुलेंस के ऊपर लिखा रहता है। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो जोड़ का निशान रहता है। कोई बच्चा कहेगा सर दो हम जब चीजों को जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है। तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले टीचर को इंट्रोडक्शन देना चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, ठीक, यहां पर ये बात कही हुई है। दूसरा बोध यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराओ, यानी फिर उस चैप्टर के बारे में उसको पढ़ाना चाहिए। क्या कराना चाहिए, उस चैप्टर के बारे में यहां पर उसको पढ़ाना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसके बारे में प्रैक्टिस करानी चाहिए, अभ्यास करानी चाहिए। अब जोड़ के बारे में पढ़ा दिया,
अब इसकी प्रैक्टिस कराओ, जोड़ के सवाल कराओ बच्चों को कि बेटा जोड़ के ये सवाल होते हैं, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 का, इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कराओ, अभ्यास कराओ। चौथे नंबर पर फिर उसका प्रयोग करवाओ, एप्लीकेशन कराओ कि बेटा अभी ये क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके आप प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन करो इनका, ठीक है सर मैं इसको घर से करके ले आऊं, हाँ बेटा तू घर से करके लेकर आ जा, ठीक है तो उसका एप्लीकेशन कराओ। और 5वें नंबर पर है फिर उनका प्रसार करवाओ, बच्चों को कहो कि बेटा अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने दोस्त यार के अंदर आप आपस में कंपटीशन करो, आप आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से और इन क्वेश्चन को क्रिएटिविटी के माध्यम से करो, इसका प्रसार करो जितना भी हो सके, ठीक है। तो ये आपका किसी भी चीज को सिखाने के 5 स्टेप यहां पर दिए हुए। पहला इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन और आपका प्रसार यानी एक्सपेंशन, ठीक है। ये उपनिषदों से लिया हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, दोनों का मिक्सचर है जो बात मैंने आपको बता दी। तो यहां पर कंपोनेंट दिए हुए टीचिंग प्लान के, जो मैंने एक एक करके आपको बता दिए। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दिए हुए प्लानिंग के। देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी चीज को, उसके बारे में एक बार बात करेंगे, कुछ एक पॉइंट और डाल लेते हैं, इनके ऊपर एक एक करके नजर, इनको भी देख लीजिए, ठीक। सुपर टेट का सर तैयारी कराइए सर, बोलिए एक बार भी। भाई मेरा केवीएस का सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने में लगा हुआ, उसको मैं फ्री हो जाऊं तब मैं सुपर टेट के ऊपर एक बार आऊंगा, तो तब उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। अभी एक बार देखिए इसके ऊपर बात करता हूं, क्योंकि जो पेपर सामने है, जिसका एग्जाम सामने, जिसकी डेट सामने है और जिसका सिलेबस सामने, तो पहले उसी को तो कराऊंगा मैं सामने, उसकी तो प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी की मैं पहले कराऊंगा। देखिए एक होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित निर्देश क्या होते हैं? आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, इसको हमेशा आपको पॉजिटिव मानना है। अरे भाई बहुत बड़ा कमेंट है रुको भाई एक सेकंड। सर मैं सिंधु कुमार बिहार भागलपुर से, मेरा एग्जाम 19 को है सर, बहुत डर लग रहा है सर, मोटिवेट कीजिए सर और पास होने का आशीर्वाद दीजिए सर। आपका क्लास 3 मंथ से देख रहे हैं सिंधु भाई, अगर आप 3 महीने से क्लास देख रहे हैं ना और अच्छे तरीके से आपने क्लास देख ली, डेफिनेटली आपका पास होगा, इतना मुझे पक्का भरोसा है, ठीक है। और एग्जाम से डर सभी को लगता है, मैं क्यों झूठ बोल दूं, जब मैं भी तैयारी करता था मुझे भी डर लगता था, तो वो तो सबको लगेगा यार, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मत डरिए ये मत करिए, वो तो जिसका खुद का रहता है ना उसको लगता ही है डर, दूसरा तो बोलता ही है, मैं तो बोलूंगा यार मत डरो, लेकिन जिसके ऊपर खुद को बीतती है उसको तो लगता ही है डर, ठीक है। तो स्वाभाविक है, जब तक एग्जाम में नहीं जाओगे, पेपर नहीं दोगे, जब तक डर लगेगा, पेपर देने के बाद खुद कहोगे कि सर बढ़िया गया, इतना मैं जरूर आपको आश्वासन देता हूं, ठीक है। तो एग्जाम तक तैयारी करते रहिए, आपका अच्छा जाएगा। अब इसके ऊपर नजर डालिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के ऊपर, विभेदित निर्देशन के ऊपर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो बच्चे के अंदर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमेशा बढ़िया एग्जांपल आपको मानता हूं, ठीक है। किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, कोई अलग स्पीड से पढ़ रहा है, कोई अलग स्पीड से पढ़ रहा है, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग, अलग अलग मेंटल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, आराम से सीख रहा है, तो वो बच्चा जो टीचर है वो उसको सही गाइडेंस दे और बाकी के बच्चों के साथ उसको तालमेल के माध्यम से उसको सेट कर सके। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है, वो तेज स्पीड से सीख रहा है, तो थोड़ा उसको हल्की गाइडेंस दे ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अपनी स्पीड को हल्का ना कर पाए, ठीक है। तो उसको टीचर को यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बताया था लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर टीचर भी आता है और टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग एक टीचर को अपना लेसन प्लान अपना सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो यही बात कही हुई है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसको अपने इंस्ट्रक्शन सेट करनी चाहिए और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति एक टीचर को यहां पर करनी चाहिए, ठीक है। अगला यहां पर स्कैफोल्डिंग, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको मचान, पार्ट, ढांचा, XYZ कुछ भी बोलते हैं, इंग्लिश में नाम याद कर लेना इसको। इसका लेव वाइगोस्की ने अपने सोशल कल्चर थ्योरी के अंदर इसका जिक्र दिया हुआ है स्कैफोल्डिंग के बारे में। जो टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी सपोर्ट बच्चों को दी जाती है उसको आपका स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब कोई साइकिल चलाना सीखता है छोटा बच्चा और जो उसके रिलेटिव होते हैं, बहन भाई होते हैं, पीछे से सपोर्ट देते हैं साइकिल चलाने के लिए, तो ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग इसको बोलते हैं। टेम्परेरी सपोर्ट दे दिया बैलेंस बनाने के लिए, तो ये स्कैफोल्डिंग होता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम पास कराने में हेल्प कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैं आपको स्कैफोल्डिंग दे रहा हूं, और मैं किसका एग्जाम, मैं क्या हूं, एक तरीके से MK हूं, यानी मोर नॉलेजेबल अदर हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग होता है। अब यहां पर देखिए एक बात, अगर कोई बच्चा सीख रहा है
तो सीखने के दौरान एक स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एनसीएफ 2022 के अंदर क्या क्या बातें दी हुई है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नजर डालिए इनके बारे में। ठीक ठीक है भाई, यहां तक आप लोग समझ गए। देखिए, अगर कोई बच्चा सीख रहा है, अगर सबसे पहले बच्चा सीखेगा तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेगा, उसको सीखने में किसी की जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप ही किसी चीज को सीख जाएगा, स्वतंत्र रूप से सीखेगा। लेकिन जब वो सीखने का अपना लेवल बढ़ा लेगा, अगर वो सीखने का अपना लेवल बढ़ा लेगा तो उसको सीखने में जरूर थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को जरूर मिलेगा। अगर वो अपना लेवल बढ़ा लेगा तो तब वहां पर क्या देखने को मिलेगी, उसको गाइडेड प्रैक्टिस, उसको तब वहां पर थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी उसको थोड़ी बहुत स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, वहां पर उसको टीचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या जरूरत पड़ेगी, गाइड की जरूरत पड़ेगी, उसको टीचर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब वो थोड़ा सा अपना और लेवल बढ़ा लेता है तो वहां पर देखने को मिलता है कोलैबोरेटिव यूज, यानी जो टीचर होता है वो फिर इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों के साथ है कि बेटा इस काम को दोनों मिलकर करते हैं और इस काम को ऐसे सोल्व किया जाता है, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बच्चा अपना लेवल और बढ़ा लेता है, फिर वो चैप्टर वो बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आता, वो कहता है बच्चा इस चैप्टर के बारे में तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता सर, तो टीचर कहता कोई बात नहीं, इस चैप्टर को अब मैं तुझे बताऊंगा और इस तरीके से इसको फॉलो कर, अब ये चैप्टर फिर समझ में आएगा। तो सबसे वाले ऊपर लेवल वाले लेवल पर टीचर एक्सप्लेन करता है और फिर टीचर बच्चा जो होता है उसको फॉलो करता है। तो नीचे से क्या काम करता है, बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है, फिर उसको अगले वाले लेवल पर टीचर उसको गाइड करता है, अगले वाले पर दोनों साथ में हो जाते हैं और उससे सबसे ऊपर वाले लेवल पर जो होता है वो टीचर अपने रूल बनाता है, अपनी उसको गाइड करता है और फिर बच्चा उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दोनों की दी हुई है जो मैंने आपको बता दी। आगे बात करते हैं, कुछ रिलेशनशिप की बात दी हुई है। रिलेशनशिप किन किन के बीच में रिलेशनशिप दिए हुए, टीचर के, परिवार के और समुदाय के बीच में कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि टाइम टाइम पर पीटीएम होने चाहिए, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होनी चाहिए, ताकि जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स को बता सके कि भाई आपके बच्चे इस प्रकार से सीख रहे हैं और इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। हमारे टाइम में पीटीएम मीटिंग कम होती थी, जब भी पेरेंट्स जाते थे तो टीचर ये कहते थे बिगड़ रहा है इसको संभालो ये काम कर लो, तो हमेशा बुराई करते थे। ठीक है, तो मैं तो खिलाफ हूं पीटीएम मीटिंग के, मेरे टाइम में सही नहीं हुई तो मैं तो खिलाफ हूं। ठीक है तो लेकिन हमेशा जो है होना चाहिए एक आपस में कोलैबोरेटिंग मीटिंग, इस तरीके की पीटीएम मीटिंग टाइम टू टाइम पर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस का, बच्चे की कमियों का उसके टीचर को भी पता लग सके। तो कैसे संबंध होने चाहिए, समुदाय के बीच में, टीचर के बीच में, परिवार के बीच में सकारात्मक संबंध होने चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। लर्निंग थ्रू प्ले, लर्निंग कैसे होनी चाहिए, खेलों के माध्यम से, ये चीज मैंने बता दी, फाउंडेशनल स्टेज के अंदर ये चीज आपको बता दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या दिया हुआ है आपका। ये वही बात है कि खेलों के माध्यम से बच्चा सीखता है, बात करके, सुनकर, पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, नाचना, दौड़ना, कूदना। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर, बाल वाटिका के अंदर अगर आपके बच्चे जाते हैं, आंगनवाड़ी के अंदर जाते हैं, तो वहां आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, नाचना, गाना, कूदना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, उल्टे सीधे काम छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपका एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज के अंदर आया, उसके अंदर यही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एनईपी 2020 जो आया उसके अंदर आपके ये कुछ प्लान आए, ये कुछ आपकी योजना है, इनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लीजिए, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सर सीटेट में इस बार ऐसे छेद करूंगा कि सीबीएसई सोचेगा कहां से साथ ले और कहां से इसको उड़ाए ठीक है भाई, अच्छा ठीक है भाई, ठीक ठीक, एक सेकंड रुको, चलो अब इसके ऊपर नजर डालो। देखिए, दो योजना आई, दो के बारे में मोटा मोटा जान लीजिए। अगर सीटेट का एग्जाम आया तो इन दो योजना के बारे में मोटा मोटा आपसे पूछ सकता है। कौन सी योजना है, निपुण भारत योजना। ठीक है, निपुण योजना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एफएलएन के बारे में बताया कि जिसमें आपको बच्चों को लिखना, पढ़ना और संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी बता दी कि बच्चों को खाली लिखने पढ़ने के बारे में
बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्लास थर्ड तक तो बच्चों को ये एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि लिखना पढ़ना कैसा आता है, कैसे बच्चों को संख्याओं के बारे में नॉलेज दी जाती है। ये आपके निपुण भारत के अंदर दी हुई है। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं आएगी इसके बारे में, ठीक है। पेडागोजी के अंदर ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता। दूसरी आपकी विद्या परिवेश। विद्या परिवेश आपकी ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों के लिए आई, ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों के लिए आई, जिसमें बच्चों को एनवायरमेंट से सोशल किया जाए, ठीक है, उनको रूबरू किया जाए एनवायरमेंट के प्रति। ये आपकी दूसरी आपकी योजना है विद्या परिवेश है, ठीक है। तो योजना आपकी आ सकती है एग्जाम के अंदर, लेकिन सीधा इनके नाम आ सकते हैं और तो ज्यादा कुछ नहीं आ सकती, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया था, ठीक। ये तो आपकी योजनाएं हो गई। अब बात करते हैं एनसीएफ 2022 के 3 खेल के ऊपर बात कर लेते हैं, और ये आपके लास्ट खेल बचे, उसके बाद क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एनसीएफ 2022 के जितने मेन मेन की पॉइंट है फिर आपके वो खत्म हो जाएंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2022 ने 3 खेलों के ऊपर महत्वपूर्ण बल दिया, इनके ऊपर बात कर लेते हैं, एक एक करेंगे। एनसीएफ 2022 में कुछ आपके इस तरीके से दिए हुए, लेकिन आप छोटा सा शॉर्ट के अंदर जान लीजिए किन 3 खेलों के ऊपर बल दिया। एक आपके फ्री खेल, जिसमें बच्चों को फ्री कर दिया जाएगा कि बेटा तुझे जो खेलना है खेल, तोड़ फोड़ करनी है, इधर उधर घूमना है, खेल कूद करना है, नाच कूद करना है, जो तुझे खेलना है खेल, मैं बस तेरे ऊपर नजर रखूंगा कि बस तुझे कहीं चोट ना लग जाए, तू किसी दूसरे को चोट ना पहुंचा दे, तो मैं सिर्फ तेरे ऊपर ऑब्जर्व करूंगा, मैं तुझे वॉच करूंगा, जो तुमको गेम खेलना है तुम खेलो। तो पहला जो खेल रहेगा वो रहेगा मुक्त खेल, यानी कि फ्री प्ले। तो पहला खेल आपका फ्री प्ले। दूसरा खेल आपका गाइडेड खेल। यहां पर टीचर बच्चों को थोड़ा गाइड करेगा कि बेटा इस खेल को ऐसे खेला जाता है, इस खेल को इसके माध्यम से खेला जाता है, तो बच्चा यहां थोड़ा सा उसको गाइड करेगा और खेलेगा बच्चा उसको अपने हिसाब से खेलेगा, पर थोड़ा सा उसको एक दिशा निर्देश देगा। और तीसरा खेल होगा आपका संरचित खेल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्ले। यहां पर टीचर एक अपना प्लान बताएगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान करेगा कि इस खेल को इसी स्ट्रक्चर के थ्रू खेला जाएगा और आपको इसी प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये होता है आपका स्ट्रक्चर्ड प्ले। तो 3 खेल की बात आपके एनसीएफ 2022 के अंदर करी हुई है। तो ये मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में बता दी। याद देखो एनसीएफ 2022 मैंने बता दिया 360 पेज का पूरा ड्राफ्ट है। तो इसे पढ़ने अगर आप लोग बैठ जाते तो पूरा का पूरा दिन, मेरे ख्याल से कई दिन आपको लग जाते, क्योंकि इंग्लिश में दिया हुआ है एक तो, और उसको समझना, उसके की पॉइंट निकालने, तो वो टाइम वेस्ट आपका हो जाता। अगर आपके एग्जाम में आया तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। तो इसको मैंने करा दिया, ये मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने खत्म कर दी। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो ये लाइक शेयर का जो काम होता है वो आप लोग कर देना, और कोई सवाल हो आप लोगों का वो सवाल मुझसे पूछ सकते हो, और यहाँ पर ये वीडियो आपकी खत्म होती है, ठीक है जी। सर मैं क्या करूं, मेरे पास केवल 2 हफ्ते है और मेरी शादी होने वाली है, 2 फरवरी को एग्जाम है मेरा। मॉक टेस्ट में क्या आ रहा है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, ऐसे में पास कैसे करूं। देखिए आपके पास टाइम कम है तो मैराथन आप देख लीजिए, ठीक है। और जैसा आपने बताया शादी है, तो अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो मैराथन में आपको टाइम लग जाएगा, तो नोट्स को रिवाइज कर लीजिए फिर आप, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। और पूछिए। प्रणाम सर, मैं मुनाजिर आलम सिरसी पूर्णिया बिहार से। मेरा मॉक टेस्ट में 100 से 15 तक आता है। मेरा एग्जाम 9 को है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है भाई, बढ़ाओ और आप इन नंबर को बढ़ाओ, मुझे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों से। मैराथन क्लास आप देखिए जितना हो सके, वेबसाइट के ऊपर है ये सब, जितना भी हो सके, ठीक। और पूछिए, फिर मैं क्लास को स्टॉप करूंगा। सीटेट का तो यार सारा मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए करवा रखा है। सर जब तक सीटेट का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता आप क्लास चलाते रहिए। नहीं चलाओ किस चीज की भाई, मैराथन मैंने दे दी, क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए, और ये टॉपिक भी आज करा दिया। पेपर का एनालिसिस मैं कराऊंगा, ठीक है। जो पेपर के एनालिसिस होते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक। लेकिन इतना भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो चीजें मैंने आपको करा दी है, जो चीज आपको दे दी है, पेपर नहीं आएगा उससे बाहर, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बाकी एनालिसिस मैं आपके लिए करा ही रहा हूं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट में सर 100 से 106 तक आता है, प्लीज ओपिनियन दीजिए। कम है भाई, और बढ़ाओ इसको। मॉक टेस्ट में 130 तक रखो अपना स्कोर। नमस्ते सर, मेरी सिस्टर आपकी क्लास को जापान से भी देखती है, और उन्हें आशीर्वाद दीजिए उनकी सीडीपी की तैयारी अच्छे से हो जाए। आपने मेरा नाम कभी नहीं लिया। आ, शामू भाई ऑफिशियल ले दिया भाई आपका नाम, और थैंक यू आपकी सिस्टर को, वो क्लास जापान से देखती है।
और सीडीपी देखने तो यार सीडीपी की मैराथन क्लास देख लो, उसने रिकॉर्ड बना रखा है अपने आप में। उसको मेरे ख्याल से 34-35 लाख लोगों ने देख लिया। तो अपने आप में कोई क्लास है जिसको जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उतने ही लोगों ने उसको देख लिया। तो उस मैराथन क्लास को देख लो, उससे बाहर सीडीपी नहीं आनी है आपके एग्जाम में, ठीक है। और पूछे। ठीक है। 132 मॉक में आ रहा है सर, हाँ ये ठीक है, स्कोर 132 ठीक है। यू आर बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है। चलिए मैं अब वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आप लोगों के बहुत सवाल आ रहे हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा। और उसके बाद आप लोग सीटेट का एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए, आपका एग्जाम भी पास होगा। और उसके बाद आप लोगों से भविष्य में जो आपके एग्जाम रहेंगे उनमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। इसी साथ मैं आज की वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।